अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग अभी कोर्स जॉइन किए हैं और कोई कोई अभी करना बाकी है, तो आप मुझे पहले बताइए आपका क्वेश्चंस क्या है, तो वो पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं। How does this course help? What purpose does it serve? मैम, आपने ड्राइंग एनालिसिस पहले कहीं किए हैं? जी नहीं। अच्छा, तो बता देता हूँ। देखिए, ड्राइंग का मतलब क्या है, यहाँ पे ड्राइंग एनालिसिस कैसे हम देखते हैं। हमको अगर कोई शब्द कहा जाता है तो हम उसको कोई पिक्चर से रिलेट करते हैं। जैसे कि मैं आपको ताजमहल के बारे में बता रहा हूँ, तो अगर ताजमहल के बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो आपको पहले क्या ख्याल आएगा? पहले तो आपको ख्याल आएगा ना कि एक मार्बल का बड़ा सा स्ट्रक्चर, मैजेस्टिक स्ट्रक्चर, वही तो पहले ख्याल आएगा। उसके बाद उससे जुड़ा हुआ बहुत सारी यादें। हो सकता है आपने ताजमहल कभी विज़िट नहीं भी किया हो, लेकिन स्कूल के बुक में तो आप पढ़ा है ना। तो क्या होता है, स्कूल के बुक में आप पढ़े हैं और उससे रिलेटेड कोई ना कोई छोटा छोटा चीज़ आपके सबकॉन्शियस में, माइंड में रह गए हैं। हो सकता है कि स्कूल में एक टीचर आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि, या फिर आपके कोई दोस्त से क्वेश्चन पूछे थे कि ताजमहल किसने बनवाया था, तो उन्होंने शायद सही आंसर दिया था और उनको कोई छोटा सा वाहवाही मिली थी, या फिर आपने ही कोई छोटा सा आंसर दिया था और आपको वाहवाही मिली थी। तो ये जो क्या कहते हैं मेमोरी है, ये आपके माइंड में है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेमोरी नहीं है। तो ये आपने हर वक्त याद रखने का नहीं सोचा था। लेकिन जब मैं आपको ताजमहल के बारे में बताऊंगा और 5-10 मिनट सोचने के लिए बोलूँगा, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करते करते मेंटल माइंड में, आपके माइंड में ताजमहल रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करते करते आप, ये भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं से एक बार आके बताएगा, मैं भी था, मैं भी तुम्हारे जो माइंड में ताजमहल रिलेटेड एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हूँ, यादें हूँ, तो मुझे भी रखो। तो ऐसे क्या होता है यहाँ पे, जो ड्राइंग एनालिसिस है, ड्राइंग में हम लोग 6 चीज़ को, जो आर्टिस्ट है, मतलब जो हम लोगों के क्लाइंट होंगे, उनको ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं। तो वो 6 चीज़ क्या है? वो 6 चीज़ है, पहली चीज़ है द सन। द सन, उसके बाद है द माउंटेन्स, कोई एक भी माउंटेन भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके साथ साथ ट्रीज़, एक वाटर सोर्स, एक हाउस और एक ह्यूमन फिगर। तो ये 6 चीज़ों का अलग अलग मायने हैं। तो ये हम जब क्लास करवाएंगे तब वहाँ पे बताएंगे कि ये सब एक एक चीज़ कैसे मायने रखते हैं। ग्राफोलॉजी से ये कैसे रिलेटेड है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो लोग अब में से पहले ड्राइंग एनालिसिस किए होंगे उनको तो पता ही होगा। देखिए, ये आप लोगों का जो कॉन्शस माइंड, कॉन्शस माइंड में तो सब समय, पूरा टाइम पे हर एक चीज़ आप माइंड में नहीं रख सकते, तो आप काम कैसे करोगे? अगर सब चीज़ एक साथ माइंड में रख के आप चलोगे तो आप काम तो नहीं कर सकते ना। तो क्या होता है, छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में रह जाते हैं और जो असल मुद्दा है उसको लेके आप आगे बढ़ते हो। लेकिन जब आपको किसी चीज़ के बारे में ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, तो आप अपने कॉन्शस माइंड के साथ साथ अपने आर्टिस्टिक सेंस को और अपने पूरे बॉडी के जो फिंगर टिप्स, मतलब क्या कहते हैं, जो सबसे नाजुक जगह, सबसे नाजुक जगह है, वो आप यूज़ करते हो। क्योंकि वो अपने ग्राफोलॉजी में आप देखे होंगे, आप ग्राफोलॉजिस्ट हो तो आप पढ़े होंगे कि हम लोगों के ब्रेन में थोड़ा बहुत
इंफॉर्मेशन जो गैदर होते हैं वो साइनेप्स में गैदर होते हैं। तो वो साइनेप्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम होके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जमा होते हैं और वही फाइन मोटर मेमोरी के थ्रू निकलते हैं। तो जो हम ड्रॉ करते हैं या फिर लिखते हैं ये सभी फाइन मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू ही आते हैं। तो क्या होता है, जब हम ड्रॉ करने जाते हैं तो जो सबकॉन्शियस चीज़ है, जो सबकॉन्शियस माइंड में हम लोगों को जो चीज़ स्टोर हुए रखे हैं वो भी हम लोग बाहर लाते हैं ड्राइंग करते वक्त। तो हो सकता है कि किसी भी स्टूडेंट जो अपना पिताजी से उतना भी ज़्यादा लव नहीं पाए हैं, उनका ज़िंदगी में पिताजी का लव का एक बहुत बड़ा अपूर्णता रहे है, एक गैप रहे है पिताजी के लव का, उनका ड्राइंग में वो दिख जाएगा। हो सकता है कि उनके राइटिंग में वो उतना ज़्यादा नहीं दिखे हो, क्योंकि वो हो सकता है कि बाद में लव पाए हैं, लेकिन वो मतलब उनके कभी ना कभी वो पिताजी से कोई इग्नोर्ड हुए हैं। हो सकता है कि ये उनके सबकॉन्शियस में है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई घर में छोटा बच्चा है, आपने उसे किसी मोमेंट पे डांट दिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो बात माइंड में ले ली, लेकिन बाद में आप उनसे प्यार करिए और वो भूल गए, वो आपके डांट का बारे में भूल गए। लेकिन एट द एंड क्या होगा, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो डांट वाली बात रह गई और वो डांट वाली बात वो शायद ज़िंदगी भर कभी नहीं याद करेंगे, लेकिन ड्राइंग करते वक्त थोड़ा बहुत उनको याद आ जाएगा। क्योंकि मतलब उनके कॉन्शियस में कुछ याद नहीं रह सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस उनको वो याद दिला देगा कि भाई तुमको ये एक बार डांटा गया था और ये तुम्हारे मन में लगा था, ये तुम्हारे जहन में लगा था। यही होता है ड्राइंग। और ये ड्राइंग एनालिसिस करके बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जैसे कि पहली बात तो ग्राफोलॉजी में पहली जो बैरियर है कि जो ग्राफोलॉजिस्ट अगर आप होते हैं तो आपको जो क्लाइंट है उनको लिखाई पढ़ाई जानना चाहिए। क्योंकि अगर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं जानते तो आप उसको कैसे ग्राफोलॉजी का ट्रीटमेंट दोगे, वो तो आप नहीं दे सकते। तो ड्राइंग में क्या होता है, अगर पढ़ाई लिखाई भी नहीं भी जाने तो क्या होता है, तो भी वो तो ड्राइंग कर ही लेगा। एक घर बनाना किसी का जैसे भी बनाए, अच्छा बुरा जैसे भी बनाए, बना तो लेगा। तो ग्राफोलॉजी में ये मेन बैरियर है। और ड्राइंग एनालिसिस में आप किसी से भी कहीं भी एक ड्राइंग बना सकते हैं। और उसके साथ साथ ड्राइंग के साथ साथ जो और चीज़ है वो है डूडल। ड्राइंग और डूडल का बेसिक जो डिफरेंस है वो है कि ड्राइंग आप कॉन्शियस माइंड में बनाते हो, लेकिन डूडल क्या है, ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अभी आपके सामने एक पेन और पेपर रख दिया जाए तो हो सकता है कि आप मेरे बात सुनते सुनते ही आप एक कुछ ना कुछ पेन और पेपर में कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रहे हो या फिर कुछ ना कुछ लिख के जा रहे हो। वो होगा डूडल, कि आप क्लास में पूरा ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और वो जो ड्राइंग है उसमें भी थोड़ा पूरा ध्यान नहीं दे रहे। मतलब आप एक दो दुनिया के बीच में एक जगह में आप अपने आप को रख रहे हैं। तो वो ड्राइंग कॉन्शियस माइंड से किया जाता है और डूडल अनकॉन्शियस माइंड से किया जाता है। और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए पहले हमारे, जैसे मैं शुरू में बात किया था कि थॉट्स, पहले हमको अगर कोई शब्द बोला जाए तो उसको लेके हम लोगों को थॉट्स आएंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप लोग सुनील गावस्कर जी के बारे में शायद सुने ही होंगे, मशहूर क्रिकेटर। तो सुनील गावस्कर जी, उनके मामा भी क्रिकेटर थे, माधव मंत्री। तो माधव जी के पास सुनील गावस्कर एक बार छुट्टी में गए और मामा जी के पास देखे कि इंडिया का कैप और इंडिया का ब्लेज़र है। तो सुनील जी तब क्रिकेट सीख रहे थे और मामा जी को बोले, मामा आप एक
कैप मुझे दोगे, एक ब्लेज़र मुझे दोगे, ऐसे मांग लिया। तो मामा जी तो दे ही सकते थे, भंजा है अपना, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इंडिया कैप है, इंडिया ब्लेज़र है, आप ये मैं किसी को नहीं दे सकता, ये आपको अर्जित करना पड़ेगा, अर्जन करना पड़ेगा। तो उस दिन सुनील गावस्कर के जो थॉट्स आए थे कि ये ब्लेज़र मुझे चाहिए, और उनके मामा ने क्या किया, उनको एक अवार्ड दिया, अवार्ड किया कि इसको लिया नहीं जाता, इसको अर्जन करना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है। तो उसके अगले दिन से सुनील गावस्कर जी ने क्या किया, सुनील गावस्कर जी ने एक्शन किया। क्या एक्शन किया कि उन्होंने क्रिकेट में और भी ध्यान दिया, और भी निष्ठा से क्रिकेट प्रैक्टिस करने लगे। तो थॉट्स, उसके बाद वर्ड, उसके बाद एक्शन। एक्शन के बाद क्या आता है, सुनील गावस्कर जी ने क्या किया, सुनील गावस्कर जी ने ये एक्शन जो किए उनको ही अपना हैबिट बना लिया कि धैर्य, परिश्रम, निष्ठा और क्रिकेट प्रैक्टिस, ध्यान, ये चार मिला के उन्होंने एक हैबिट बना लिया कि वो क्रिकेट ऐसे ही खेलेंगे और ऐसे ही उनको प्रतिष्ठा मिलेगी। तो यही ऐसे ही प्रतिष्ठा मिलेगी, ये जो हैबिट उन्होंने बना लिए, तो इससे उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डअप हो गया, एक टेम्परमेंट बिल्डअप हो गया। और टेम्परमेंट क्या हुआ, उन्होंने दुनिया में पहली बार 10,000 रन स्कोर करने वाले बैट्समैन बने, और वो टेम्परमेंट ही उनको ये बनाया। तो जो थॉट्स पहले अपने जहन में आते हैं किसी ना किसी बात को देख के या फिर सुन के, उसके बाद वो किसी ना किसी वर्ड से तब्दील होते हैं, उसके बाद हम उस वर्ड को आगे बढ़ाने के लिए एक्शन करते हैं, और एक्शन के बाद आते हैं हैबिट, क्योंकि एक्शन को कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस करने से ही हैबिट तैयार होते हैं, और ये हैबिट से तब्दील होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो पूरा चीज़ है एक इंसान के ज़िंदगी में किसी भी ना किसी जगह में ये काम आता ही है। तो सुनील गावस्कर जी के बारे में बताया, ये आपकी खुद की ज़िंदगी में भी कुछ न कुछ बातों में हो सकते हैं। तो ये जो पूरा चीज़ है ये हम ड्राइंग में देख सकते हैं। ये कैसे देखेंगे ये हम क्लास में आएंगे। तो और बेनिफिट्स क्या है ड्राइंग एनालिसिस में, आप में से कोई चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ जुड़ित होंगे, मुझे नहीं पता, आप अगर रिस्पॉन्स करें तो अच्छा होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट से अगर कोई जुड़े हैं तो प्लीज़ रेस्पॉन्स। No, not really related. ओके, अच्छा, चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चे लोग तो अपने मन में कुछ ना कुछ बनाते ही है। आज ही ओंकर जी आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं प्लीज़। यस सर। हाँ, आज ही आपने एक मुझे पिक्चर भेजा था जी सर। जी, वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं प्लीज़। वो मेरे को शेयर करना नहीं आ रहा सर। ओके 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 ओके, मैं बाद में शेयर करके देता हूँ। वहाँ पे देखिए एक देखते हैं, मैं शेयर करके देता हूँ, एक मिनट। आपको मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है? काइंडली रिस्पॉन्स, आपको मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है कि नहीं? हेलो। यस सर। हाँ हो रहा है। हाँ, ये पिक्चर आपको दिख रहा है? तो ये पिक्चर में देखिए, ये बच्चे ने बचपन से जेल में पला बड़ा हुआ था। तो उनको जब घर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये ड्राइंग बनाया। तो आप पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि उनके लिए घर का कोई एक स्ट्रक्चरल माइंडसेट नहीं है। मतलब हम लोगों के लिए जो है होम स्वीट होम, होम लवली होम, ये वाला फीलिंग है, एक सुकून सा जगह है जहाँ पे हम सुकून में रह सकते हैं। उनके लिए ये जगह तो नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक जेल ही पले बड़े रहने के लिए जगह है, ज़रिया है जेल एक ज़िंदगी जीने का। तो उनमें क्या हो रहा है, उनमें पूरा ही जेल तो बहुत ही डिसिप्लिन जगह है, लेकिन बच्चों के लिए तो बहुत ही मेसी जगह है।
कोई भी उनको बुली कर सकता है, सॉरी, कोई भी उनको झमेला में फैल सकते हैं। और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए उनको उनको जब घर बनाने के लिए बनाया बोला गया तो उन्होंने ऐसे ही बहुत सारे स्क्रिबल कर दिए और इस स्क्रिबल को ही अपना घर बताया। ये स्क्रिबल करने के टाइम पे उन्होंने सोचा कि जेल ऐसे ही मेसी जगह हो, घर ऐसे ही मेसी जगह होते हैं जहाँ पे कोई भी कुछ भी सब कुछ बिखरे हुए रहते हैं और कोई भी किसी को मुंहफट कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ। उनके लिए घर जो है वो शांति का जगह नहीं है, उनके लिए घर एक डर का जगह है। यहाँ पे देखिए, जब हम स्क्रिबल करते हैं और स्क्रिबलिंग में जो कर्वेचर बनाते हैं, स्क्रिबलिंग में अगर हम कर्वेचर बनाते हैं वो दिखाते हैं हमारे फेमिनाइन कैरेक्टर को, फेमिनाइन कैरेक्टर कैसे डेवलप हो रहा है। और जब एंगुलर बनाते हैं और या फिर कोई कर्वेचर को करते हैं तो वो दिखाता है हमारे मास्कुलाइन कैरेक्टर को। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? आप तो ग्राफोलॉजिस्ट है, अब में से सभी ग्राफोलॉजिस्ट है, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? और उसके साथ पेस्टोसिटी को भी ध्यान में रखिए, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? काइंडली रेस्पॉन्स। बहुत सारा कटिंग किया हुआ है। जी, बहुत सारा कटिंग किया हुआ है। और पेस्टोसिटी में इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव पेस्टोसिटी। जी। तो उनके अंदर हो सकता है वो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है, लेकिन जेल का जो जलील दुनिया है वो देखते देखते उनके अंदर भी एक सबकॉन्शियस में एक वायलेंस जन्म लेना शुरू हो गया है। तो उनके अंदर जो वायलेंस जन्म लेना शुरू हो गया है वो शायद हैंडराइटिंग उनको नहीं आता है, क्योंकि वो शायद जेल में शिक्षा नहीं मिली उनको। तो हम कैसे पता चलेंगे? हो सकता है कि वो बाहर में बहुत ही ज़्यादा वेल बिहेव्ड है, फिर भी उनके ड्राइंग से हमें पता चल सकते हैं। ऐसे एक स्टोरी अगर आपको बताना चाहूँ, मुझे अभी एग्जैक्टली नाम और जगह याद नहीं है, मैं क्लास में देख के बताऊंगा। अमेरिका में एक फॉरेंसिक फाइल्स करके एक शो होता था, वहाँ पे ही दिखाया था। एक नेबर बहुत ही वेल बिहेव्ड नेबर था। तो वो नेबर ने एक बार पुलिस के सस्पेक्ट में आ गया। क्यों? उनके नेबर जो थे, उनके नेबर के खून करने के लिए, उनके बीवी का खून करने के लिए और उनके 2 बच्चे का खून करने के लिए। लेकिन बाकी सब नेबर जो है वो इनको सस्पेक्ट मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि ये बहुत ही वेल बिहेव्ड, वेल ग्रूम्ड इंसान थे। तो पुलिस ग्राफोलॉजिस्ट को लेके गए, एक ग्राफोलॉजिस्ट को लेके गए जिनको ड्राइंग एनालिसिस भी आता था। मतलब वहाँ पे तो वैसे ग्राफोलॉजिस्ट करके कोई पोस्ट नहीं है, एक्चुअली वहाँ पे पोस्ट है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर। हम लोगों के इंडिया में भी ये आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर। तो ये ग्राफोलॉजी, ड्राइंग एनालिसिस वगैरह जो भी सब कुछ उनको पढ़ना पड़ता है। तो वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर जो है, जब ये कातिल जिसको माना जा रहा था उनके घर में गए तो उनके घर में कुछ इरोटिक ड्राइंग्स मिले उनको। कैसे इरोटिक ड्राइंग्स? वैसे ही अब जो दिख रहे हैं, ऐसे ही नेगेटिव पेस्टोसिटी वाला बहुत सारा राक्षस के मुखोश, मुखोश मतलब मास्क का जो पिक्चर है उन्होंने डूडल या फिर ड्राइंग किया हुआ था। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ देख के उनको संदेह हुआ कि ये लोग इतना वेल बिहेव्ड, वेल ग्रूम्ड है, फिर भी ये क्यों ऐसा लिख रहा है। तो फिर उनको हिरासत में लिया गया, क्योंकि ये एक छोटा सा एविडेंस थे और उसके साथ साथ वो सस्पेक्ट थे। तो पुलिस ने उनको हिरासत में ली और उसके बाद जब उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया तब पता चला कि बचपन में वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, जुर्म सहे हैं अपने परिवार वालों से, अपने पड़ोसियों से। तो इसीलिए उनका जो जुर्म का गुस्सा
वो अपने इन पड़ोसियों के ऊपर उन्होंने निकाला है, क्योंकि उन्होंने कभी भी हैप्पी फैमिली वाला चीज़ जो है नहीं देखा था। और जब उनके बगल में ही एक हैप्पी फैमिली रहने लगे तो उनको बहुत ही गुस्सा आया, और गुस्सा आके उनको चलित किया कि वो इनको मार दे, ख़त्म कर दे, क्योंकि हैप्पी फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है उनके लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग था, क्योंकि उनके निजी ज़िंदगी में यूँ नहीं मिला था। तो ये एक बहुत ही अनोखे सा केस है। और अगर आप कोई फॉरेंसिक फाइल्स नाम का शो देखे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा मैं किस एपिसोड के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे एग्जैक्ट ये याद नहीं है क्या नाम था और जगह कहाँ था, शायद वो टेक्सास में था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। छोड़िए, मैं आप लोगों को समझा पाया। और हाँ, जो बात मैं कर रहा था, मैं वहाँ से भटक गया था कि देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट में हम ये देख सकते हैं, जैसे कि हाँ फॉरेंसिक में हम दे सकते हैं। हालांकि इंडिया में फॉरेंसिक की डिग्री को छोड़ के आप ये नहीं कर सकते, मतलब सरकार के काम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए तो देख ही सकते हैं। मतलब आपके आसपास के बगल में आसपास के बगल में कोई ऐसे वेल बिहेव्ड है लेकिन ऐसा रेड फ्लैग है, तो आप तो वो अपने आप जान सकते हैं। जैसे कि हम लोग ग्राफोलॉजी भी ज़्यादातर सरकारी कामों में ग्राफोलॉजी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने उन्नति के लिए तो वही सीखते हैं ना। तो उसके साथ साथ ग्राफोलॉजी जो एक लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा स्कोप ड्राइंग में होता है। अपने आप को समझने के लिए भी अपने आप के सबकॉन्शियस में बहुत सारे चीज़ रह गए हैं जो हम लोग क्या कहते हैं हैंडराइटिंग में भी नहीं आते हैं। हो सकता है कि हम लोगों का जो ट्रॉमा कैलकुलेशन है, अपने आप का जो ट्रॉमा कैलकुलेशन है, अपने आप का ट्रॉमा कैलकुलेशन तो हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं ना। हम लोगों का भी तो लेफ़्ट मार्जिन कभी कभी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नैरो होता है, लेकिन हम अपने आप का ट्रॉमा कैलकुलेशन दूसरों से कराते हैं, खुद अपने में इन्वेस्ट कम ही करते हैं, ज़्यादातर लोग के लिए कह रहा हूँ। तो वो भी हम ड्राइंग में से अच्छे से समझ सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी जैसे कहा, उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट के लिए कैसे, वो भी मैं दिखाऊंगा। हो सकता है कि एक कंपनी में जो कुल मिला के 40 स्टाफ है और वो कंपनी कोई क्या कहते हैं बहुत ही हाईली क्लासिफाइड एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन उस कंपनी से वो प्रोजेक्ट में कोई ना कोई जो सूत्र है वो लीक होने जा रहा है, इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है। तो कंपनी के मालिक ने आपको हायर किया, आप एक ड्राइंग एनालिसिस्ट हो तो आपको हायर किया, तो आप ड्राइंग एनालिसिस करके बता सकते हैं कि कौन ये कर रहा है, मतलब कौन ये कर सकता है। देखिए फॉरेंसिक में या फिर ग्राफोलॉजी कहीं भी 100% एक्यूरेसी नहीं होता है, तो 80 to 85% एक्यूरेसी को ही हम बहुत अच्छा प्रमाण मान के चलते हैं। तो वो आप कर सकते हैं और उसके जरिया बना के आप रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ लाइफ पार्टनर चुनने के लिए भी आप ये देख सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर बहुत ही ग्रीन फ्लैग लग रहा है आपको, और उनका ड्राइंग देख के आपको लगा नहीं तो ये तो ग्रीन फ्लैग सिर्फ एक मास्क है, ये रेड फ्लैग है, एक्चुअल में अपने सबकॉन्शियस में एक रेड फ्लैग है, ये भी आप देख सकते हैं। बिजनेस पार्टनर भी ऐसे चूज़ कर सकते हैं आप। और कुछ जगह में ड्राइंग एनालिसिस को देख के हेरिडिटरी डिजीज़ जो है वो कभी कभी पता चलते हैं, और छोटा बहुत और भी डिजीज़, जैसे कि ड्राइंग एनालिसिस में तो स्ट्रोक में भी फोकस करना पड़ेगा, तो स्ट्रोक में फोकस करने से कभी कभी डिजीज़ का भी पता चलते हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। जी अभी बताइए दूसरा क्वेश्चन क्या है, और ये मैं आप लोगों को समझा पाया कि नहीं। हाँ बताइए मैडम। हाँ, तो will we be learning these health aspects also of the drawing analysis? जी मैंने जो कहा था कि हेरिडिटरी जो
रोग है, डिजीज़ है, डिजीज़ेस में कुछ कुछ पता चलते हैं। और एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, आप सभी ग्राफोलॉजिस्ट हैं, तो ये एक बात आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। जब आप किसी से ड्राइंग एनालिसिस लेंगे, अगर वो लर्नेड है, वो शिक्षित है, तो आप उनसे ज़रूर हैंडराइटिंग भी ले। तो दोनों को कंपेयर करेंगे आप, तो काम बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा। और इसको क्या कहते हैं, इसको देख के, मतलब ड्राइंग को देख के, ड्राइंग को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप ग्राफोथेरेपी भी दे सकते हैं। हो सकता है कि वो जो राइटर है वो रोज़ ग्राफोथेरेपी करना ना चाहे, आप उनको टी बार सीधा करने के लिए बोल रहे हैं और वो नहीं कर रहा है, आप उनको ड्राइंग से भी कुछ काम दे सकते हैं। टी बार तो कंफर्ट जोन है ना, तो कंफर्ट जोन हम लोगों के यहाँ पे घर है, तो घर को थोड़ा बदल के हम दे सकते हैं कि आप जाएं, कहीं भी जाओ, सिर्फ ये घर ऐसे ड्रॉ करो। ये रोज़ एक बार घर ड्रॉ करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा और उनको मज़ा भी आएगा कि बच्चों की तरह थोड़ा बहुत एक रोज़ रोज़ एक घर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये होगा। जी बताइए। और एक क्वेश्चन ये था कि हम्म अभी कंपेयर टू ग्राफोलॉजी हैंडराइटिंग एनालिसिस, ड्राइंग एनालिसिस किस हद तक जा सकते हैं? मतलब जो ट्रेट और जेस्टाल्ट मेथड है, दोनों कंबाइन कर सकते हैं ड्राइंग एनालिसिस? जी जी, देखिए ड्राइंग एनालिसिस आप सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा जब आप उनको ग्राफोलॉजी के साथ ही एनालाइज करेंगे। और ग्राफोलॉजी के साथ आप जब एनालाइज करेंगे उसको, ट्रेट डिस्टल्ट मेथड दोनों ही तो पूरा हैंड राइटिंग एनालिसिस या फिर ग्राफोलॉजी के बात हुए। और यहाँ पे ड्राइंग एनालिसिस में वो ट्रेट और जेस्टल्ट मेथड नहीं, वहाँ पे जोन्स दिखे जाएंगे ज़्यादा, जोन्स स्लैंट भी दिखे जाएंगे, थोड़ा बहुत स्लैंट दिखे जाएंगे। और पोजीशन में वो जो पोजीशन है वो हम जेस्टल्ट मेथड में ही ज़्यादा काम करेंगे। ट्रेट मेथड में थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन जेस्टल्ट ज़्यादा कम होगा। ओवरऑल जो पिक्चर क्या कह रहे हैं, ओवरऑल पिक्चर में क्या क्या चीज़ें उपस्थित है, क्या क्या चीज़ें अनुपस्थित है, वो दिखा जाएंगे। मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक भेजा था ना कि मतलब कैसे ड्राइंग बनाना है या फिर कैसे लोगों से ड्राइंग सैंपल लेना है। तो आपने वो किसी को बोल दिया ड्राइंग सैंपल लेने के लिए, हालांकि हो सकता है एक बच्चे को, आप एक बच्चों के स्कूल में गए और हर 90 बच्चेज़ है, 90 बच्चेस को बोल दिए कि आप लोगों को एक ट्री, एक ये एक माउंटेन, एक हाउस वगैरह वगैरह, ये 6 चीज़ें आप लोगों को बनाना है। कोई कोई बच्चा क्या करेगा, इनमें से कोई एक चीज़ गायब कर देगा, नहीं बनाएगा, भूल जाएगा। कोई कोई बच्चा क्या करेगा, ये 6 चीज़ बनाएगा, उसके साथ साथ बहुत सारे और भी चीज़ें बनाएगा। तो ये जो चीज़ है ये हम लोगों को दिखाएगा क्या ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहे हैं। और उसके बाद हम जाएंगे ट्रेट में। ट्रेट में क्या होता है, कोई पेड़ बनाया है, पेड़ में पत्ता नहीं है, तो वो एक ट्रेट होगा। कोई पेड़ बनाया, पत्ता वहाँ से गिर रहे हैं, वो एक ट्रेट होगा। कोई पेड़ बनाया है, सिर्फ फल है, वो एक ट्रेट होगा। कोई पेड़ बनाया है, पत्ता फल फूल सब कुछ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेसी है, तो वो एक ट्रेट होगा। ऐसे अलग अलग ट्रेट बताएगा। तो पहले हम जेस्टल, जैसे हम ग्राफोलॉजी में करते हैं वैसे ही जैसे हम ग्राफोलॉजी में करते हैं वैसे ही हम ड्राइंग एनालिसिस में भी करेंगे। यानी कि सपोज हम सिर्फ ड्राइंग एनालिसिस कर रहे हैं, ना कि हैंडराइटिंग। आपने बोला दोनों करेंगे तो एक्यूरेसी बेहतर होगा। बट मान लीजिए हम सिर्फ ड्राइंग का एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसमें दोनों, मतलब जो हम हैंडराइटिंग एनालिसिस में देखते हैं वो सब इसमें कवर हो जाएगा? जी बिल्कुल कवर हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत माहिरियत हासिल करना पड़ेगा। माने कंस्टेंट प्रैक्टिस ना होगे तो कुछ नहीं होगा ना। तो पहले आप लोगों को कम से कम 1-2 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा सिर्फ ड्राइंग एनालिसिस करने के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले दो एक साथ कीजिए, तो आप खुद ही कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा क्या दिखा रहा है। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग हैंडराइटिंग में, ग्राफोलॉजी में हम जी को सेक्सुअल देखते हैं
वाई को मॉनिटरी देखते हैं, मैटेरियलिस्टिक देखते हैं। राइट। तो यहाँ पे हम वाटर सोर्स जो है उसको मॉनिटरी देखते हैं। तो वाई में अगर पेस्टोसिटी नेगेटिव आएंगे तो यहाँ पे वाटर भी बहुत ज़्यादा मेसी होगा। तो वाटर मतलब गंदा नहीं होगा, लेकिन वो वाटर में बहुत ज़्यादा टाइडल वेव्स बनाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत कुछ बनाएंगे, बहुत कुछ क्रिएचर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों एक साथ हम मिलाएंगे तो हमको पता चल जाएगा। और उसके साथ हम हैंडराइटिंग में क्या देखते हैं कि उनका मटेरियलिस्टिक में नेगेटिव पेस्टोसिटी है, तो उसके अनुଯାयी हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वाटर का पोजीशन देखेंगे, वो पॉन्ड है कि नदी है कि समंदर है, और वो कहाँ से निकल रहा है, वो कहाँ से निकल रहा है और वो किधर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, किस वे में माने सीधा जा रहा है या फिर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके जा रहा है, सब कुछ देखेंगे। और उससे हम लोगों को पता चलेगा कि हम ये जो उनका क्या कहते हैं नेगेटिव पेस्टोसिटी है, वो नेगेटिव पेस्टोसिटी का वजह क्या है और वो किस हद तक जा सकते हैं। नेगेटिव पेस्टोसिटी में जो जो चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो किस हद तक जा सकते हैं जो राइटर है वो, ये भी हम देख पाएंगे। तो दोनों को अगर एक साथ देखेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और आप, थैंक यू फॉर दिस। आपने सिलेबस में कंप्यूटर्स तो आपने कवर कर दिया, पैटर्न, गेम्स, बीहाइव्स, ये वाले थोड़ा। जी, ये सब डूडल के अंश है, मतलब डूडल का ही थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है। डूडल में क्या होता है, डूडल में तो आप अनकॉन्शियस माइंड्स में जो कुछ भी करते हैं उसका तो कोई पैटर्न होता नहीं है ना। तो हो सकता है कि कोई बच्चा रोज़ एक ही डूडल बना रहे। ये यहाँ पे भी मैं अपना एक दोस्त का उदाहरण देना चाहता हूँ। वो मेरा दोस्त है और वो मेरे से ग्राफोथेरेपी भी ले चुके हैं। तो उनका एक यूनिक केस था। उनके पिताजी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो 2 भाई थे, वो थे छोटा। तो उनके पिताजी, वो थोड़ा सा एक मतलब नटखट सा था और मैं उनके साथ केमिस्ट्री में एक साथ पढ़ता था, केमिस्ट्री ट्यूशन में, और कॉलेज में भी हम एक साथ पढ़े। तो जब भी हम देखते थे कि टीचर या फिर प्रोफेसर जब भी कोई क्लास करवाता था तब वो अपने जो नोटबुक है उसके एकदम लास्ट पेज में कोई राक्षस का मुखौश बना रहा है, मास्क बना रहा है, बहुत ही डरावना ये बना रहे। जब मैं उसको पूछता था कि तू यह क्या बना रहा है, तो वो नहीं बोलता था कुछ, ऐसे ही बना रहा है, छोड़ना वो सब बात छोड़, ऐसे ही बात कर रहे थे। उसके बाद थोड़ा बहुत कॉलेज छोड़ने के बाद थोड़ा बहुत हम लोगों का जो कनेक्शन थोड़ा टूट गया। एक दिन रात में उनका फ़ोन आया, उनका पिताजी गुज़र गए थे, तो उनका फ़ोन आया कि आज मैं बहुत ज़्यादा रिलीव्ड हूँ। तो मैंने बोला क्यों? मुझे पिताजी गुज़र गए हैं और उनका जो बहुत ज़्यादा डर था वो ख़त्म हो गया। उस दिन मुझे स्ट्राइक किया और उसके बाद फिर से कनेक्शन बना और उसके बाद आस्ते आस्ते बात चलते चलते एक दिन मुझे बोला कि अच्छा तू तो ग्राफोलॉजी कर रहा है, मेरा राइटिंग देख के कुछ बताएगा? तो मैंने बोला आजा। वो मेरे घर आए और घर आके उन्होंने राइटिंग की और राइटिंग में कुछ अजब सी चीज़ें मैंने देखा। उनके हैंडराइटिंग में एक डर जो था वो डर को वो एक ज़रिया बना लिए थे। और ज़रिया कैसे कि आप लोग ग्राफोलॉजी में शायद स्यूडो सुइसाइडल टेंडेंसी के बारे में सुने होंगे। जो सुइसाइडल टेंडेंसी दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में है नहीं। मतलब मैं सुइसाइड करूँगा, सबको लेके मरूँगा, ऐसा वाला टेंडेंसी है, लेकिन एक्चुअल में उनका उतना हिम्मत नहीं है कि सुइसाइड कर ले वो। ये उनमें बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। और जब मैंने उसको बोला कि तू अभी भी वो राक्षस का पिक्चर बनाते हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी उतना ज़्यादा नहीं मन करता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, तू मेरे सामने एक बना, मैं तुझे दे के जा रहा हूँ, मैं बगल वाले घर में जा रहा हूँ, तो जो भी मन में आए बना। उस दिन बना नहीं पाया। उसके पहले जब भी बनाता था, जब उनके पिताजी जिंदा थे,
जब भी बनाता था तो बहुत बारीकी से वो बनाता था, हर एक डिटेल, कहाँ पे दांत होंगे, 2 दांत सेम हाइट के होंगे, सेम विड्थ के होंगे, सब कुछ मिला के बनाता था। लेकिन पिताजी गुजर जाने के बाद जब उनका डर कम हो गया, तब वो क्या किया, वो उतना ज़्यादा उनमें इन्वेस्टेड नहीं रहे कि राक्षस, पिताजी के डर जो है वो तो अभी ख़त्म हो गया, तो अभी राक्षस के मूर्ति बना के क्या फ़ायदा। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे पुराने चीज़ जो हम, आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार प्लीज़ रिपीट कीजिए। नहीं, वही मैं बता रही थी, पैटर्न्स और गेम। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, ये देखिए, ये तो एक पैटर्न था ना उनका, रोज़ का ये बनाना तो कॉलेज के प्रोफेसर के क्लास में, लेकिन अभी पैटर्न ब्रेक हो चुका है। तो हम लोगों को पता करना था कि क्यों पैटर्न आए हैं। तो ये हम पता कर लिए कि उनके पिताजी का जो एक रूडनेस है, रफनेस है, उनके डर से ये पैटर्न आए थे। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चा हो सकता है बीहाइव बनाते हैं। बीहाइव आप देखे होंगे, हेक्सागन, बेंजीन के स्ट्रक्चर जैसा होता है। तो हेक्सागन जो है, हेक्सागन के जैसे, मतलब 1 2 3 1 2 1 2 3 ऐसे करके कुछ एक स्ट्रक्चर बने हैं। तो ये बीहाइव क्या दिखाते हैं, रोज़ रोज़ अगर कोई बीहाइव बनाते हैं, या फिर रोज़ रोज़ कोई ऐसे जो चक्रव्यूह जैसा जो चीज़ है वैसा एक बनाते हैं, तो सॉरी वो क्या दिखाते हैं, ये भी आप, मतलब ये डूडलिंग है, लेकिन ये सेम डूडलिंग हर रोज़ हो रहा है, या फिर जब भी हो रहा है तब भी जब भी डूडल करने के लिए उनको पेन पेपर दिया जा रहा है तभी वो कर रहे हैं, तो क्या होगा। हम्म और किसी का कोई क्वेश्चन है? और ये कोर्स इंग्लिश में रहेगा कि नहीं नहीं, हिंदी में, लेकिन नोट्स इंग्लिश में रहेगा। हाँ, मेरा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ा है, ये मुझे पता है। अगर हम समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो पूछेंगे आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात बताते बताते मैं किसी दूसरे लाइन पे चला जाता हूँ, तो आप मुझे ट्रैक में वापस लाने के लिए आपका योगदान बहुत ज़रूरी होगा, आप सबका। जी, और अंकुर जी, शवाना जी, मोहित जी, आप सबको कोई क्वेश्चंस है? नहीं सर, थैंक यू। ओके, तो क्लास एंड करें? जी, और कोर्स के बाद में हैंड होल्डिंग कुछ रहेगा या कभी इसके बाद बाकायदा हो जाएगा? मतलब कि once you've done the course, हाँ, that's the end of it, or do we still keep in touch with you? नहीं 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 नहीं, आप जब तक चाहे टच में रह सकते हैं। और एक बात है, अगर भविष्य में कभी भी कोर्स हुआ, ये कोर्स फिर से अनुष्ठित हुआ और आपको लगता है कि आप ज्वाइन करना चाहती है, तो आप फ्री में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, क्योंकि एक बार आप एनरोल कर लिए तो पूरा ज़िंदगी भर आप एनरोल कर लिए। और एक बात है कि ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आज का रिकॉर्डिंग देख के आप मुझे बताना। आज का रिकॉर्डिंग सबके लिए फ्री है, जो एनरोल किए हैं नहीं किए हैं सबके लिए ये रिकॉर्डिंग जाएगा। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब में जाएगा, तो यूट्यूब में दे दूँगा। तो उसके बाद अगले जो रिकॉर्डिंग्स सब रहेंगे, नोट्स रहेंगे, सब कुछ गूगल ड्राइव में जो लिंक मैंने जनरेट किए हैं, जो लोग एनरोल कर चुके हैं उन लोग अभी वहाँ पे ऐड हो चुके हैं, वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे वीडियो आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से कभी लाइव क्लास करने की ज़रूरत होगा, लेकिन फिर भी आप अगर आप चाहती हैं तो आप कभी भी अगर लाइव क्लास होते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर लाइव क्लास के वगैरह अगर आप लोग सब मिलके, ये तो ग्रुप बन ही गया, अगर आप सब मिलके कभी भी कोई भी एक एक्स्ट्रा क्लास चाहती है कि कोई क्वेरीज़ है, तो 2 लोग भी होंगे तो भी मैं करूँगा, 1 लोग भी होंगे तो भी मैं करूँगा, अगर मैं फ्री हुआ तो। So class will be only on Thursday? देखिए 20th को तो थर्सडे होगा ही, 27th का बारे में मैं नहीं बता पा रहा हूँ अभी, क्योंकि 27th में शायद मुझे नॉर्थ बंगाल जाना पड़ेगा। अगर नॉर्थ बंगाल नहीं जाना पड़ा तो
मैं उस दिन 27 को करवाऊंगा, या फिर 27 के पहले या बाद में नहीं, पहले ही उसी हफ्ते शायद नेक्स्ट संडे को ही मैं क्लास करवा दूंगा, लेकिन करवा दूंगा, उस हफ्ते में ही करवा दूंगा, किसी ना किसी दिन एक दिन करवा दूंगा। टोटली कितने क्लासेस हैं? टोटली 4 क्लासेस अभी रहेंगे, उसके बाद आप जितना चाहे कर सकते हैं। तो 7 to 9, राइट? 7:30 to 9। 7:30 to 9, ओके, ऑलराइट। मेरे क्वेश्चंस खत्म। थैंक यू सो मच। मुझे एक डाउट है सर। जी बताइए सवाना जी। सर इसमें थेरेपी पार्ट मिलेगा ना सर, जैसे आपने मुझे पहले कराया था सर? जी यहाँ पे थेरेपी, हाँ बिल्कुल, मतलब आप तो वहाँ पे थेरेपी ले रही थी, यहाँ पे थेरेपी आपको सीखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सर और एक क्वेश्चन सर, मैं तो ग्राफोलॉजी नहीं जानती हूँ सर। मैं जी तो YouTube से ही कोई सीखी हूँ थोड़ा कोई बात नहीं है, ग्राफोलॉजी नहीं जानते हैं यहाँ पे और भी कोई लोग हैं जो ग्राफोलॉजी नहीं जानते हैं, उनके लिए भी ये कोर्स एप्लीकेबल है। और ग्राफोलॉजी से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ग्राफोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत सुविधा होगा, और जो लोग ग्राफोलॉजी नहीं जानते हैं वो अपने आप से ये सीख के अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को ड्राइंग अगर मिलते हैं, डूडल अगर मिलते हैं, तो वो देख के उन लोगों को समझने के लिए ये उनका अच्छा बहुत अच्छा होगा। ठीक है सर। सर आप जब भी स्टार्ट किए ग्राफोलॉजी मुझे कर दो। जी अगर टाइम मिलेगा ज़रूर करूँगा। ठीक है सर। थैंक यू। इसका सर्टिफिकेट मिलेगा सर? जी सर्टिफिकेट एक अब मैंने तो कोई प्लान नहीं किया है, लेकिन अगर आप बोलते हो, मतलब मेरा इंस्टीट्यूट तो रजिस्टर्ड है, लेकिन सर्टिफिकेट मैंने कोई प्लान नहीं किया है। ओके, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है? और रजिस्टर कैसे करना है? रजिस्टर आप मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज के। हाँ ठीक है। इसमें सिंबल्स है वो क्या है जो आपने सिंबल्स भी लिखा हुआ है साथ में? हाँ जी, सिंबल्स भी बहुत सारे वैसे ही होते हैं जैसे पैटर्न्स मैंने बताया है, वैसे ही बहुत लोग सिंबल्स भी ड्रॉ करते हैं। मतलब हो सकता है जैसे पेप्सी का सिंबल है, वो तो एक लोगो है ना, लेकिन कोई लोग रहते हैं कि वो अपने नोटबुक के पीछे हर वक्त वही बनाते रहते हैं। वो एक पैटर्न है लेकिन एक सिंबल भी है, एक ही जैसा होता है, थोड़ा बहुत अलग है। और एक कलर एनालिसिस क्या है सर? ड्राइंग में कभी कभी आप कलर भी भर देते हैं ना। हाँ हाँ तो वो कलर क्या दिखाएगा? हाँ, सो बेसिकली अगर हम सेम कलर यूज कर रहे हैं या डोमिनेंटली कोई कलर यूज कर हाँ रहे हैं हाँ उसका एनालिसिस। हाँ जी मेनली ये हम देखेंगे क्या मतलब इंटेंसिटी कितना ज़्यादा है, मतलब आप डीप कलर को ज़्यादा यूज़ किए हैं, लाइट कलर को ज़्यादा यूज़ किए, क्योंकि हर एक कलर एनालिसिस इसमें नहीं होता है कि कलर साइकोलॉजी बिल्कुल अलग से चीज़ है, वो बहुत ही डीप चीज़ है कलर साइकोलॉजी, उसके लिए बहुत 3-4 क्लास एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। वो सिर्फ अलग से एक कलर कार्ड होते हैं, 8 तरह की कलर होते हैं, 8 तरह की कलर कार्ड, वो कलर कार्ड देख के हम करते हैं कलर एनालिसिस। और वो ज़्यादातर साइकोलॉजिकली क्वालिफाइड जो लोग हैं, मतलब साइकोलॉजी के क्वालिफाइड, वो लोग ही ज़्यादातर कर सकते हैं। बट हम इसमें कुछ सीखेंगे, मतलब हाँ drawing analysis हाँ ड्राइंग एनालिसिस में आप कलर भी थोड़ा बहुत सीखेंगे।